नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके अंतर्गत प्रश्न है मिशन अंकुर के अंतर्गत भाषा शिक्षण हेतु कौन कौन सी शिक्षण सामग्री दी गई है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब यहाँ आप देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से बताया गया है। कक्षा 1 और 2 के लिए अभ्यास पुस्तिका। इसके बाद है देखिए शिक्षक समदर्शिका और हमारी कहानियाँ। इस प्रकार से ये सामग्री हमें मिशन अंकुर के अंतर्गत भाषा शिक्षण हेतु प्रदान की गई है। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न है मिशन अंकुर के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना आप समझ सकते हैं हिंदी विषय में। देखिए मिशन अंकुर के अंतर्गत विद्यालयों में हिंदी विषय हेतु कितने सप्ताह की योजना बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मिशन अंकुर के अंतर्गत विद्यालय में हिंदी सप्ताह के लिए, हिंदी विषय के लिए 32 सप्ताह की कार्य योजना बनाई गई है। आप जिसमें देख सकते हैं, देखिए आवधिक, आओ, दोहराओ, पाठ योजना प्रभाव भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए भाषा शिक्षण के घटक एवं मौखिक भाषा विकास, इससे संबंधित प्रश्न है। भाषा शिक्षण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, ध्वनि प्रतीक संबंध अर्थात पठन एवं लेखन, शब्द भंडार, धारा प्रवाह पठन, समझना, लेखन, स्वतंत्र पठन, समय। तो देखिए इस प्रकार से भाषा शिक्षण के मुख्य घटक हैं। पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है ध्वनि जागरूकता, तीसरा है ध्वनि प्रतीक संबंध, चौथा है शब्द भंडार, पांचवा है धारा प्रभाव पठन, इसके बाद है समझना, लेखन, और इसके बाद है स्वतंत्र पठन, समय। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कक्षा में मौखिक भाषा का विकास कैसे किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब औपचारिक भाषा की बजाय घर की भाषा में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके देने से मौखिक भाषा का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न मौखिक भाषा विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती हैं। तो इसका जवाब है विषयगत अनुक्रमिक चित्र पर चर्चा, विषय अनुभव पर चर्चा, खेल के माध्यम से चर्चा, कहानी या कविता पर चर्चा, इसके बाद है कल्पनात्मक विषय पर चर्चा। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा विकास के लिए ये गतिविधियाँ की जाती हैं। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, इससे संबंधित प्रश्न देखिए ध्वनि जागरूकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका जवाब ध्वनि इकाइयों को अलग अलग से पहचानना और उनमें जोड़ तोड़कर पाने की काबिलियत ही क्या कहलाती है, ध्वनि जागरूकता कहलाती है। तो देखिए ध्वनि इकाइयों को अलग अलग से पहचानना और उनमें जोड़ तोड़कर पाने की काबिलियत ही ध्वनि जागरूकता है। इसके बाद है इस ध्वनि जागरूकता से संबंधित प्रश्न देखिए ध्वनि जागरूकता के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब ध्वनि जागरूकता हेतु गतिविधियां, पहला है प्रथम देखिए ध्वनि की पहचान, दूसरा है ध्वनियों को जोड़ना या उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग, और तीसरा है ध्वनियों को तोड़ना जिसे हम कहते हैं सेगमेंटिंग। तो इस प्रकार से ध्वनि जागरूकता के लिए 3 गतिविधियां कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि जागरूकता गतिविधि बच्चों को पढ़ने लिखने में कैसे मदद करती है। तो इसका जवाब देखिए प्रारंभ में बच्चे पढ़ते समय प्रतीक चिन्हों की आवाज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं और लिखते समय प्रतीक चिन्हों की आवाज़ों को तोड़कर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न का जवाब कि प्रारंभ में बच्चे पढ़ते समय प्रतीक चिन्हों की आवाज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं और लिखते समय प्रतीक चिन्हों की आवाज़ों को तोड़कर लिखते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि जागरूकता गतिविधि बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद करती है। इसके बाद देखिए अगला है ध्वनि प्रतीक संबंध, वर्ण मात्रा ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न देखिए वर्ण मात्रा ज्ञान या प्रतीक चिन्ह से क्या आशय है। तो देखिए
इसका जवाब, वर्ण ज्ञान से आशय ध्वनि प्रतीकों के संबंधों को समझते हुए शब्दों, वाक्यों एवं लिखित सामग्री को समझ के साथ पढ़ पाने का कौशल विकसित करना है। देखिए, इसके बाद है, वर्ण ज्ञान के माध्यम से बच्चे वर्ण, शब्द, वाक्य को पढ़ना और लिखना सीखते हैं और अंत में धारा प्रभाव के साथ लिखित सामग्री को पढ़ते हैं। इससे बच्चे अपरिचित शब्दों को भी आसानी से पढ़ना सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जान सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ण, मात्रा, ज्ञान या प्रतीक चिन्ह घटक के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो देखिए, इसका जवाब, प्रतीक संबंध अर्थात वर्ण, मात्रा, ज्ञान घटक के लिए गतिविधियाँ हैं। पहला है वर्ण एवं मात्रा की पहचान एवं लेखन। दूसरा है वर्ण मात्रा ग्रिड पर कार्य या वर्ण मात्रा पढ़ना और लिखना। तीसरा है वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ना और लिखना। और इसके बाद है शब्द एवं वाक्य पठन। अगला है श्रुत लेखन। और इसके बाद है वर्ण मात्रा ग्रिड से शब्द बनाना और लिखना। तो इस प्रकार से वर्ण, मात्रा, ज्ञान घटक के लिए ये गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। इसके बाद है शब्द भंडार। देखिए, शब्द भंडार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, शब्द भंडार घटक से क्या आशय है। तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब, नए शब्दों को अपनी भाषा में जोड़ने को शब्द भंडार कहते हैं। देखिए, जो नए शब्द हैं इसको अपनी भाषा में जोड़ने को हम क्या कहते हैं, शब्द भंडार कहते हैं। विद्यालय आने से पूर्व ही बच्चे के पास ऐसे अनेक शब्दों का भंडार होता है जिन्हें वह सुनकर समझता है और अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए उपयोग करता है। तो यही क्या है, शब्द भंडार है। इसी प्रकार से किताबों, कहानियों, कविताओं में आ रहे अपरिचित शब्दों को विभिन्न संदर्भों में अर्थ और उनके प्रयोग पर बातचीत करने से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम शब्द भंडार के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है शब्द भंडार घटक के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जवाब है, शब्द भंडार घटक के लिए गतिविधियां हैं। सबसे पहले नए शब्द के अर्थ को समझाएं। यह अलग अलग तरीके से होता है। इसके बाद है, उसके बाद शब्द का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करके बताएं। और फिर अगला है, फिर बच्चों को उस शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग करने के अवसर दें। तो इस प्रकार से शब्द भंडार के घटक है, इसके लिए ये गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं। सबसे पहले नए शब्दों के अर्थ को समझाना, इसके बाद शब्द का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करके बताना, फिर उस शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग करने के अवसर देना। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, शब्द भंडार से पढ़ना सीखने में कैसे मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का जवाब है, शब्द भंडार धारा प्रवाह और समझ से पढ़ने में मदद करता है। देखिए, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब जान सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, इससे संबंधित प्रश्न है। धारा प्रवाह पठन से क्या आशय है। तो देखिए, इसका जवाब, धारा प्रवाह पठन से आशय लिखित सामग्री को शुद्धता, प्रभावी गति और हाव भाव और समझ के साथ पढ़ पाने से है। तो इस प्रकार से आप धारा प्रवाह पठन के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है, धारा प्रवाह पठन के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं। तो धारा प्रवाह पठन के लिए गतिविधियां हैं, पठन गतिविधियां, मुखर वाचन, साझा पठन, जोड़ों में पठन और स्वतंत्र पठन। और पठन टास्क, शब्द पठन, वाक्य पठन और डिकोडेबल पाठ। तो इस प्रकार से धारा प्रवाह पठन के लिए ये गतिविधियां करवाई जाती हैं। अगला है, धारा प्रवाह पठन क्यों जरूरी है। तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब, विभिन्न शोध बताते हैं कि हमारे कार्यशील स्मृति द्वारा जानकारियों को एक बार में याद रख पाने और प्रक्रिया कर पाने की क्षमता सीमित है। और यदि बच्चे पढ़ते समय धारा प्रवाह नहीं है तो उनका अधिकतम ध्यान अक्षर मात्राओं को मिलाकर डिकोड करने में ही चला जाएगा और इससे समझ के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से धारा प्रवाह पठन क्यों जरूरी है,
इसका जवाब आप इस प्रकार से बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं कक्षा 1 से 3 हेतु निपुण भारत के लक्ष्य। इससे संबंधित प्रश्न देखिए, विषय हिंदी। निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 के लिए धारा प्रवाह पठन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जवाब, निपुण भारत गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 के बच्चे, इसके लिए लक्ष्य हैं देखिए, कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों, लगभग 20 से 30 शब्द प्रति मिनट सही से युक्त अपरिचित छोटे वाक्य पढ़ता है। इसके बाद देखिए कक्षा 2 के बच्चे 8-10 वाक्यों, सरल शब्दों को, अपरिचित पाठ को उचित गति अर्थात लगभग 30 से 35 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से और स्पष्टता के साथ पढ़ता है। कक्षा 3 के बच्चे लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की अनुकूलतम गति के साथ सही ढंग से अपरिचित पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम यहाँ पर निपुण भारत गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए धारा प्रवाह पठन हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 के लिए 4 से 5 सरल शब्द, कक्षा 2 के लिए 8 से 10 वाक्य सरल शब्द और कक्षा 3 के लिए लगभग 45-60 शब्द। अब आइए देखते हैं अगला है समझ। इससे संबंधित प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पढ़कर समझने से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का जवाब देखिए, पढ़कर समझने के लिए पूर्व ज्ञान और शब्दों की समझ महत्वपूर्ण कारक है। पढ़कर समझने के मायने हैं किसी लिखित पाठ को अपने मौजूदा पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसे समझ पाना। पढ़ते हुए एक बच्चा लिखित और तौर पर दिखाई देने वाली जानकारी से अपनी भाषाई समझ व पूर्व ज्ञान से जोड़कर अर्थ निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं पढ़कर समझने से क्या आशय है। तो देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जिनसे यह समझा जा सके कि बच्चों को कहानी पढ़कर समझ आ गई है? तो देखिए इसका जवाब, पाठ की सतही समझ वाले प्रश्न, पाठ की गहरी समझ वाले प्रश्न, पाठ की परे की समझ और सृजनशीलता स्तर की समझ वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। अगला देखिए, कहानी पर कार्य करने के चरण। देखिए कहानी पर कार्य करने के कौन कौन से चरण हैं? तो देखिए इस प्रकार से हैं। कहानी पढ़ने से पहले ये चरण दिए गए हैं। देखिए कहानी पढ़ने के दौरान और कहानी पढ़ने के बाद। तो इस प्रकार से यहाँ पर चरण कहानी पढ़ने से पहले दिए गए हैं। कठिन शब्दावली के अर्थ पर भी चर्चा करें, कहानी में दिए गए शीर्षक और चित्र पर चर्चा करें और बच्चों से यह अनुमान लगाने के लिए कहें कि कहानी किस बारे में है। इसके बाद है कहानी पढ़ने के दौरान धारा प्रवाह के साथ कहानी को जोर से, शुद्धता, प्रभावी गति और हाव भाव से पढ़ें। बीच बीच में जहाँ जरूरी हो रुककर कहानी के आगे की घटना का अनुमान लगाने को कहना। और कहानी पढ़ने के बाद देखिए कोई कठिन शब्द हो तो उस पर चर्चा करना, कुछ बच्चों को पढ़कर सुनाने के लिए कहना, जोड़ों में तथा स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहना, कहानी की समझ संबंधित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा और उत्तर लिखने के लिए कहना। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर कहानी पर कार्य करने के जो चरण हैं इन्हें जान सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है लेखन। इससे संबंधित प्रश्न देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन कितने प्रकार से करवाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब है देखिए 3 प्रकार से, कौशल आधारित लेखन, लिपि चिन्हों को लिखना सीखना, पाठ आधारित लेखन और स्वतंत्र लेखन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में 3 प्रकार से लेखन करवाया जा सकता है। अगला है निपुण भारत के लक्ष्य के विकासात्मक चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए हमने
इसके पूर्व में भी जाना है। अच्छे स्वास्थ्य एवं विकास को प्राप्त कर सकें। देखिए, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सकें, बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने और बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो। तो इस प्रकार से 3 विकासात्मक चरण हैं, HW, EC और IL। HW अर्थात हेल्थ एंड वेलबींग, EC का फुल फॉर्म है इफेक्टिव कम्युनिकेटर और IL का फुल फॉर्म है इनवॉल्व लर्नर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं निपुण भारत के लक्ष्य के विकासात्मक चरण है HW, EC और IL। इसके बाद स्कैप फोल्डिंग देखिए, स्कैप फोल्डिंग क्या है, कक्षा में स्कैप फोल्डिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब, बच्चों को कोई कौशल सिखाने के लिए शुरुआत में मदद करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से कौशल के प्रदर्शन की ओर ले जाना। इस प्रक्रिया के प्रारंभ में शिक्षक की भूमिका अधिकतम होती है, जो धीरे धीरे घटती जाती है और अंत में बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। यही क्या है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। और स्कैप फोल्डिंग प्रक्रिया के चरण देखिए, मैं करूँ, हम करें और आप करें। देखिए, आई डू, वी डू और यू डू। तो ये स्कैप फोल्डिंग के प्रक्रिया के चरण हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग क्या है और कक्षा में स्कैप फोल्डिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर निपुण भारत मिशन अंकुर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के जवाब हम आसानी से जान सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।